प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताएं। दूरवर्ती शिक्षा क्या है? दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हम किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, दूर दराज के इलाकों में किस प्रकार शिक्षा को पहुंचा सकते हैं, और उन शिक्षाओं के माध्यम से हम जो दूर दराज में रहने वाले बालक एवं बालिकाएं हैं, जहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है या शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां भी शिक्षा से कोई वंचित नहीं रहे, तो हम दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से उनको घर बैठे शिक्षा पहुंचाए, ताकि वो भी अपने जो साक्षरता के माध्यम से साक्षर हो सके एवं शिक्षा से जुड़ सके, और सभी को शिक्षा योजना के अंतर्गत जो सरकार का ध्येय है, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ऐसी योजना के अंतर्गत हम उनको जोड़ सके, ऐसी व्यवस्था में हम दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हम उनको शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हम संप्रेषण के द्वारा, विभिन्न तकनीकी प्रौद्योगिकी के माध्यम के द्वारा, संचार साधनों के माध्यम के द्वारा हम शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कई इलाके ऐसे होते हैं, कई जगह ऐसी होती है जहां पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां उन शिक्षा से जोड़ने के लिए बच्चों को इन साधनों का प्रयोग हम करते हैं। संचार साधनों के माध्यम से हम उनको जोड़ते हैं और दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके उनको शिक्षित करते हैं, उनको उनका पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। ये बहुत ही कारगर माध्यम है। जहाँ पर ऐसे दूरवर्ती पहाड़ी इलाके होते हैं या विषम परिस्थिति जहाँ पर शिक्षक नहीं पहुँच पा रहे हैं या शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर उपकरणों के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से हम दूरवर्ती शिक्षा या दूर इलाके में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही हमारी दूरवर्ती शिक्षा कहलाती है। संप्रेषण बहुत बड़ी बात है कि संप्रेषण के माध्यम से हम विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए हम शिक्षा को पहुंचाएं। दूरवर्ती शिक्षा की हम विशेषताओं की बात करें तो एमएड में दूरवर्ती शिक्षा का जो पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी चीजें जरूरी है। शिक्षक को जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी हमारे शिक्षा को पहुंचाने का ध्येय हमारा शिक्षक का होना चाहिए। इसलिए हम अध्यापक शिक्षा की अगर बात करें तो अध्यापक शिक्षा में वो सभी बातें आती है जहाँ पर हम अध्यापक को चाहिए कि जहाँ कोई बच्चे को शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहां भी हम किसी माध्यम से शिक्षा पहुंचाएं। आज जैसे विषम परिस्थिति हमारे सामने आ गई, आज महामारी की वजह से आप कॉलेज विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, वहां पर भी हम तकनीकी के माध्यम से घर बैठे आपको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो भेज रहे हैं ताकि आप घर बैठे इसका उपयोग ले सके और अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सके। ऐसे ही माध्यमों से जहां पर विद्यार्थियों को, बालकों को कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, वहां पर ऐसे माध्यमों से हम कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करें ऐसे माध्यमों की जहां पर तकनीकी के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सूचनाएं भेजी जा रही, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, साक्षरता बढ़ाई जा रही है और साक्षरता का द्रुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये सारे दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो हम विशेषताओं की बात करें तो
पहला है पारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया में अनुभव प्रयोग। पारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया में अनुभव प्रयोग में तो जो शिक्षा प्रणाली हमारी है या शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाता है। सामान्य रूप से जब हम विद्यार्थी और शिक्षक आपस में कक्षा कक्ष में जब जुड़ते हैं, पठन पाठन का कार्यक्रम होता है, तो पारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया चलती रहती है। उस शिक्षा प्रक्रिया में अगर हम दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं की बात करें तो हमें अनुभव प्रयोग किए जा रहे हैं। पारंपरिक शिक्षा प्रक्रिया में अनुभव प्रयोग इसमें किए जा रहे हैं, और भी हम इसमें अनुभव के आधार पर दूर दराज में हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जब ये कक्षा कक्ष में तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दूर दराज में हम किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारी दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। अनुभव प्रयोग, हम अनुभवों का लाभ उन तक पहुंचाए, हम अपने कार्य उन तक पहुंचा जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूरवर्ती इलाके में या दूर दराज के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, जहां दुर्गम इलाके में, जहां कहीं कोई नहीं पहुंच पा रहा, बस शिक्षा की व्यवस्था करना, ये अनुभव प्रयोग माना जाता है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था तो हम देखते ही हैं, छात्र विद्यालय जाते हैं, अध्यापक उनको पढ़ाते हैं, लेकिन हम शिक्षा प्रक्रिया को अनुभव प्रयोग के माध्यम से दूर दराज तक पहुंचाने का कार्य भी इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ये भी एक प्रयोग हमारा माना जाता है, तो दूरवर्ती शिक्षा की एक विशेषता मानी जाती है। दूसरा है सामान्य शिक्षक की उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुति। सामान्य शिक्षक की उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुति किस प्रकार से की जाए? जब हम सामान्य शिक्षक जो होता है, जो कि कक्षा कक्ष में पढ़ाता है, विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन उत्तम शिक्षक के रूप में वो किस प्रकार अपनी प्रस्तुति करे? सामान्य शिक्षक के रूप में तो कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा और कुछ बढ़ा चढ़ा करके जहां पर कुछ नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जहां शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हमें देनी है, जहां लोग जुड़े, बच्चे जुड़े, शिक्षा से वो वंचित है, उन लोगों को जोड़ना ही उत्तम शिक्षा की प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुति है। जब तक हम अध्यापक के द्वारा उनको नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इन विशेषताओं का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए सामान्य शिक्षक की उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुति ही हमारी विशेषता कहलाती है, दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आती है कि किस प्रकार से हम उत्तम शिक्षक के रूप में अपनी प्रस्तुति दें, किस प्रकार से हमें शिक्षक व्यवस्था को अच्छी बनाए, किस प्रकार के हम अनुभवों का लाभ उन बच्चों को दें, किस प्रकार से दूरस्थ इलाके में जहाँ शिक्षा को नहीं जानते वहां पर पहुंचाए, किस प्रकार वहां के बच्चों को हम दूरस्थ शिक्षा से जोड़े, किस प्रकार से उनके लिए पाठ्यक्रम बनाए और उनकी व्यवस्था दे। ये सब उत्तम शिक्षक के रूप में ही प्रस्तुति वहां पर मानी जाती है। तो ये दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं की भी इसके अंतर्गत आती है कि हम सामान्य शिक्षक के उत्तम शिक्षक के रूप में प्रस्तुति करें। अगला है अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग। अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का ही जमाना है, आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी का ही जमाना है। इसका सफलतापूर्वक उपयोग हम किस प्रकार से ले सकते हैं? हम सिलेबस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से, विषय वस्तु के हिसाब से सामान्य शिक्षक उन कक्षा कक्ष में तो पढ़ा देता है, उनसे जुड़ा रहता है, आपस में उनका आत्मीय संबंध होता है, वे आपस में रोजाना अध्यापक और छात्रों में विभिन्न प्रकार का तारतम्य बना रहता है कि उनका पाठ्यक्रम पूरा होता है। लेकिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफलतापूर्वक इसका उपयोग हम दूर दराज इलाके में कर सकते हैं, या शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, या शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है, वहां पर प्रौद्योगिकी संचार माध्यमों एवं सूचना माध्यमों से उन तक शिक्षा को पहुंचाए, शिक्षा से जोड़े। कोई बच्चा
अछूता नहीं रहे शिक्षा से, इसलिए सफलतापूर्वक इसका प्रयोग अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग इसकी विशेषता मानी जाती है। हम इसका भरपूर उपयोग लें। जो आधुनिक तरीके से आज प्रयोग किए जा रहे हैं, आज सूचना के माध्यम से, संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफलतापूर्वक किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आज टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, OHP के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, या वीडियो टैब के माध्यम से, या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के दूर दराज के इलाकों में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, उनको जोड़ें। यही सफलतापूर्वक हमारा प्रयोग है। ये भी हमारी दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि दूरवर्ती शिक्षा यही है कि हम दूर दराज के इलाकों में वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, शिक्षा से जोड़े, वंचित व्यक्तियों को उनको राहत दे, वंचित व्यक्तियों को शिक्षा से जोड़े, बालकों को जोड़े, वहां पर भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हो सकता है। सूचना का उपयोग सफल तो हो सकता है, ये भी एक कार्य माना जाता है, ये भी उपयोग, ये विशेषता मानी। साक्षरता का द्रुत प्रचार एवं प्रसार। साक्षरता का द्रुत प्रचार एवं प्रसार भी इसके द्वारा किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता, जो भी साक्षरता है, हमारे साक्षरता का माध्यम है, जहां पर व्यक्ति निरक्षर है, जहां पर साक्षरता का द्रुत प्रचार करना है, साक्षरता के अनुसार उनको जोड़ना है, शिक्षा को उनको पहुंचाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, तेजी से उनका प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोग उनसे जुड़ सके। द्रुत प्रचार एवं प्रसार, जहां पर वो नहीं जान पा रहे, शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे, उन लोगों को उनका प्रचार प्रसार करना, समझाना, किस प्रकार से वो जुड़ सकते हैं, किस प्रकार से इन माध्यमों से वो जुड़ सकते हैं, प्रौद्योगिकी के माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जनसंचार के माध्यम से जुड़ सकते हैं, दूर संचार के माध्यम से जुड़ सकते हैं, रेडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या अन्य पत्राचार के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साक्षरता का द्रुत प्रचार एवं प्रसार भी उनके द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से हम साक्षरता को बढ़ाएं, किस प्रकार के शिक्षा को बढ़ाएं, लोगों को किस प्रकार हम साक्षर कर सकते हैं, लोगों को किस प्रकार से शिक्षा से जोड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहे, ये सब दूरवर्ती शिक्षा के अनुसार है, क्योंकि इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। जब चाहे अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जब चाहे आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकता है। ये सब दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से ही है। व्यक्ति की सुविधाओं को देखकर, बालकों की सुविधाओं को देखकर इसमें व्यवस्था दी गई है। इसलिए साक्षरता का द्रुत प्रचार एवं प्रसार भी हमें करना चाहिए। ये भी दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत है। अगला है गुणात्मक अनुदेशन प्रक्रिया का विस्तार। गुणात्मक अनुदेशन प्रक्रिया, हमें गुणात्मक तरीके से अनुदेशन प्रक्रिया का विस्तार करना चाहिए। वो सीख है, जो भी बात बताई गई है उनका प्रयोग वो करे, अनुदेशन करे, पाठ्यक्रम है उसको अपने हिसाब से वो कार्य करे। जब भी उसको टाइम है उसके अनुसार वो निर्देश को उनको पढ़े और निर्देशों के माध्यम से स्वयं उनका प्रयोग करे, विस्तार करे, प्रक्रिया को समझे। गुणात्मक अनुदेशन प्रक्रिया का विस्तार भी उनको समय समय पर करते हैं। पूरे निर्देश भी उसमें दिए जाते हैं, पूरे सारी चीजों को उसमें समझाया जाता है। उन माध्यमों से उन चीजों का जो प्रयोग है वो निर्देशों के अनुसार अनुदेशन के माध्यम से वो सीख सकते हैं। वो गुणात्मक होते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से सारी चीजें क्लियर रहती है। उन चीजों को पढ़ करके हम दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से उनको पहुंचा देते हैं, ताकि उनको कोई असुविधा नहीं रहे। उन सुविधाओं के माध्यम से उन अनुदेशनों को प्राप्त करके उस प्रक्रिया का वो विस्तार करें। ये भी हमारी दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला है संप्रेषण माध्यम एवं अधिगम प्रक्रिया में निकट संबंध। संप्रेषण माध्यमों एवं अधिगम प्रक्रिया में निकट संबंध होता है। संप्रेषण जो माध्यम है, हमारे जो बात पहुंचाने का, बच्चों तक पहुंचाने का जो हमारा तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो बच्चों तक किस प्रकार से संप्रेषण किया जा रहा है, किस प्रकार पहुंचाई जा रही है, उन माध्यम एवं अधिगम प्रक्रियाओं का निकट संबंध, किस प्रकार से बालक सीख रहा है, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, किस प्रकार अधिगम से जुड़ रहा है, उन प्रक्रिया में निकट संबंध इसके द्वारा किए जाते हैं, जो कि दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से हम अधिगम प्रक्रियाओं को, निकट संबंध को जोड़ते हैं, आपस में मिलते हैं
और बालक जब अध्यापक या जो भी संप्रेषण या शिक्षा प्रणाली से जुड़ रहा है कोई व्यक्ति उन तक पहुंचा रहा है, जो बालक अधिगम शिक्षा ग्रहण कर रहा है या अधिगम प्रक्रिया के निकट वो संबंध स्थापित कर रहा है, ये सब दोनों ही माध्यमों से हम इसके द्वारा दूरवर्ती शिक्षा को जोड़ सकते, ये भी एक माध्यम इनके अंतर्गत किया जाता है। तो संप्रेषण माध्यम या अधिगम प्रक्रिया में निकट संबंध इसमें पाया जाता है, ये भी दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, जो भी खुला विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इसका दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता में अपना बहुत योगदान रहता है। आज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कई प्रदेशों में की गई। मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से काफी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, काफी व्यक्ति विद्यालय शिक्षा मुक्त विद्यालय शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का योगदान भी दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से बताया गया है ये विशेषता में, क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय की जब स्थापना होती है तो कई प्रकार के पाठ्यक्रम इनके द्वारा चलाया जाता है, और जब पाठ्यक्रम चलाया जाता है तो विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इनसे जोड़ते हैं, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं और सुविधा के अनुसार वो अपना पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, सुविधा के अनुसार वो अपनी परीक्षा प्रणाली से जोड़ते हैं, सुविधा के अनुसार अपनी वो डिग्री हासिल करते हैं। तो मुक्त विश्वविद्यालय कारगर सिद्ध उनके लिए होता है, जब उनको आवश्यकता है, तब उनको समय है, तब उनसे अपनी डिग्री हासिल प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। ये मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दूरवर्ती शिक्षा का बहुत माध्यम इनका कहलाता है, ये भी एक इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। आज मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जहां पर विद्यार्थियों को कई प्रकार के पाठ्यक्रम है वो चलाते हैं, कई प्रकार की जो उनको ऐसे पाठ्यक्रम से जोड़ा जाता है जहां पर उनको कई प्रकार के सरकारी सेवा में मौका उनको मिलता है, कई प्रकार के पाठ्यक्रमों को वो पूरा कर लेते हैं। तो पत्राचार के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है, पत्राचार के माध्यम से वो पूरा कर सकते हैं अपने उसको, और पत्राचार के माध्यम से घर बैठे वो अपने पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकते, घर बैठे वो परीक्षा दे सकते और अपने मुक्त तरीके से, स्वतंत्र तरीके से उन पाठ्यक्रम को जुड़ सकते हैं, पाठ्यक्रम से जुड़ करके और अपने पाठ्यक्रम को विषय वस्तु को पूरा करते हैं और अपनी जो डिग्री है उसको हासिल करते हैं और सरकारी सेवा में या जो प्राइवेट सेवा में अपना योगदान वो देते हैं। ये सब मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के योगदान के अंतर्गत ही दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आती है, ताकि जहां पर कोई व्यक्ति रेगुलर पढ़ाई के लिए नहीं आ सके, विश्वविद्यालय से नहीं जुड़ सके, विद्यालय से नहीं जुड़ सके, वो दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से, मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, विभिन्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से अपने विषय वस्तु को पूरा कर सकते हैं। तो ये स्थापना से इनके योगदान से बहुत हमें लाभ होता है, ये उच्च शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। प्रणाली विश्लेषण और पाठ्यक्रम का उपयोग। प्रणाली विश्लेषण और पाठ्यक्रम का उपयोग भी हमें सिस्टम के अनुसार करना है, जो हमारे सिस्टम है उसके अनुसार हमें चलना है, उनका प्रणाली विश्लेषण और पाठ्यक्रम का उपयोग भी हमें करना चाहिए। जो भी हमारे सिस्टम बना हुआ है, जैसे हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार हम वो व्यवस्था का उपयोग लेते हैं, क्योंकि जब दूरवर्ती शिक्षा की विशेषता की बात करें तो कई प्रकार की ऐसे जो माध्यमों से हम शिक्षा का जो विश्लेषण करते हैं या व्यवस्था दी गई है उसका हमें उपयोग करते हुए हमारे पाठ्यक्रम को उनसे जोड़ सकते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये भी एक दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। स्वगति स्वरुचि शिक्षा प्रणाली। स्वगति एवं स्वरुचि शिक्षा प्रणाली भी इसके अंतर्गत बताई गई है कि स्वरुचि शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से हमारी कारगर सिद्ध होती है, किस प्रकार इनके माध्यम से हम उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये भी कई प्रकार का हमारे जो मुक्त विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत हम उनको जोड़ सकते हैं। तो ये भी कई प्रकार का कार्य इनके द्वारा। तो स्वगति करते हैं अपनी गति के अनुसार धीरे धीरे उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, शिक्षा से जोड़ सकते हैं। जो भी हमारे माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से जो जिस माध्यम से हम उनको शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, जिस माध्यम से हम शिक्षा उनको प्रदान करना चाहते हैं, वह स्वगति से प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से वो चाहते हैं, जिस गति से प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे वो जोड़ सकते हैं।
स्वरुचि, जब वो रुचि है उनकी, जब उनकी रुचि है वो प्राप्त कर सकते। ऐसी शिक्षा प्रणाली भी दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। जब उनकी इच्छा है, जब उनकी रुचि अभिरुचि योग्यता है, जब वो प्राप्त करना चाहते हैं, जब वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी रुचि जिस महीने में जिस गति से वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते कर सकते हैं, जिस रुचि के अनुसार वो पढ़ना चाहते पढ़ सकते, जिस क्षमता के साथ पढ़ना चाहते वो पढ़ सकते, ये सारी व्यवस्था हमें दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से ही बताई गई है। तो हमने कई प्रकार की बातें दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से बताने का आपको प्रयास किया है, क्योंकि दूरवर्ती शिक्षा वह व्यवस्था होती है या दूर दराज इलाके में जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उन माध्यमों से शिक्षा पहुंचाना ही दूरवर्ती शिक्षा कहलाती है। इसलिए मैंने इनको जोड़ने का आपको प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।